नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट में आज समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग को और जानते हैं वाटर वेपर्स के साथ इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड्स के साथ किस तरह से हमारे लिए क्लाइमेट चेंज का कारण बन रही है और क्या होने वाले नुकसान हमारे सामने दिख रहे हैं और चिंता का सबब क्या है। तो शुरू करते हैं हमारा विषय ग्लोबल वार्मिंग। पहली और दूसरी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देखी है उसके पीछे बढ़ता एनर्जी का यूज है, जिसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत ज्यादा प्राइमरी एनर्जीज को यूज करना शुरू कर दिया है। और दुर्भाग्य से जो ज्यादातर दुनिया का जो प्राइमरी एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, तेल, गैस से आता है। और इसीलिए ये जो क्लाइमेट चेंज का हमारा फिनोमिना है इसे रोकना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। जो अमीर देशों में हाई रिच सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करती है। उनके पास बहुत मजबूत और रिलायबल इलेक्ट्रिक ग्रिड है जो उनकी सारी आवश्यकताएं और आराम के लिए राउंड द क्लॉक 24 घंटे जितनी चाहे उतनी बिजली की उपलब्धता रखती है। और इन अमीर देशों में सारी दुनिया का 1/6 भाग जनसंख्या है, लेकिन ये पूरी दुनिया की आधी ऊर्जा खपत कर रहे हैं। अर्थात जो बची हुई शेष आधी दुनिया है वो 20% से भी कम ऊर्जा संसाधनों के साथ काम कर रही है। ये जो हाई रिच सोसाइटीज हैं इनमें बहुत ज्यादा जो ईंधन की खपत हो रही है वो उनके पर्सनल ट्रांसपोर्ट, जिसमें वो स्वयं और उनका सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनकी आराम की आवश्यकताएं हैं और उनके लिए नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत के साथ ये जो उन्नति का रास्ता हमने चयन किया है उसके कुछ खतरनाक नुकसानकारी बाई प्रोडक्ट्स अब दिखने लग गए हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और दूसरे एनवायरमेंट पॉल्यूशन शामिल है। सापेक्षता कम संपन्न भारत जैसे देश में भी, जिसमें बहुत अधिक जनसंख्या है और बहुत तेज विकास की दर है, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का जो स्तर है, CO2 एमिशन लेवल है, वो 2011 में जहां 1.7 बिलियन टन था वो बढ़कर 2031 में 5.5 बिलियन टन होने की संभावना है। अर्थात हमारी जो पर कैपिटा CO2 एमिशन है वो 2011 में 1.38 टन से बढ़कर 2031 में 3.64 टन बढ़ जाएगी। हमारी संख्या भी बढ़ रही है और हमारी जीवन शैली में भी जो होने वाला परिवर्तन है वो CO2 एमिशन के रूप में दिख रहा है। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं और इंडस्ट्री है वो सबसे बड़े कंज्यूमर होंगे कोल के, और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो यूज करेगा पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल को बहुत बड़ी मात्रा में। और हमारा जो ग्रामीण रेजिडेंशियल सेक्टर है वो अपनी कुकिंग नीड और दूसरी हीटिंग एप्लीकेशंस के लिए ट्रेडिशनल बायोमास को भी ओपन में जलाएगा। और इन सब के द्वारा जो फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन में ग्रोथ होगी वो CO2 एमिशन को अगले 40 सालों में 10 गुना बढ़ा सकती है। बहुत अधिक जनसंख्या वाली और तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ग्रोथ करने वाली भारत और चाइना की जो परिस्थितियां हैं वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक एयर पोल्यूशन को इन दिनों सामना कर रही है। जो फॉसिल फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल है वो कुछ बहुत डैमेजिंग कंसिक्वेंसेस पैदा कर रहा है हमारे स्वास्थ्य पे, उत्पादकता पे और ये सारे इकोसिस्टम पारिस्थितिकी पे, न केवल हमारे इन दो देशों के साथ बल्कि पूरी दुनिया भर में। जरा जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इसे क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। ये एक लंबे समय तक धरती के टेम्परेचर का, धरती पर होने वाली प्रेसिपिटेशन, बरसात का, हवाएं या दूसरे जो अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम के एलिमेंट्स हैं उसमें होने वाला परिवर्तन है। जो फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधनों के ज्यादा उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन मात्रा जो बढ़ी है वो मुख्य कारक है ग्लोबल वार्मिंग का। अगर आप हमारी इस धरती की स्थितियां देखें तो लाखों करोड़ों साल तक जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी वो कभी भी इस 300 ppm के स्तर से अधिक नहीं हुई। उसमें फ्लक्चुएशंस होते थे, वो कभी बढ़ती थी लेकिन वापस नियंत्रित होकर जो हमारी धरती का इकोसिस्टम है वो उसे एक कांस्टेंट वैल्यूज पे मेंटेन कर रखता था। लेकिन पिछली शताब्दी के अर्ध में 1950 के आसपास आप देखिए हमने 300 ppm के स्तर को न केवल क्रॉस किया है बल्कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इस शताब्दी के ये जो शुरू के 2 डिकेड्स है उसमें भी ये ग्रोथ का पैटर्न लगभग इसी प्रकार का तेज बढ़ता हुआ जा रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की हीट को ट्रैप करने की प्रवृत्ति है वो दूसरी गैसों के साथ मिलकर, जैसा कि नासा ने प्रेडिक्ट किया है और अब तो ये कंफर्म हो गया है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट या पूरी
धरती में वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ये बात तो समझ आने लगी है। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज कैसे होते हैं उसे समझते हैं। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिसमें एक बड़ा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का है, वो दृश्य प्रकाश को सूरज से धरती पर जाने देते हैं। लेकिन जब धरती कम ऊर्जा की अधिक वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशंस को री एमिट करती है तो वो उन्हें अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रकार जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो वाटर वेपर्स के साथ धरती की सतह से वापस निकली हुई सोलर रेडिएशंस को कलेक्ट करके धरती के वातावरण का ताप बढ़ा रही है। सामान्यतः इन री रेडिएशंस का जो धरती के सतह से परावर्तित होती हैं, उसका अधिकांश हिस्सा स्पेस में एस्केप हो जाता था। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेज की जो बढ़ती हुई मात्रा है, जो सदियों तक वहां टिकी रहती है, वो इस हीट को ट्रैप करके हमारे पूरे प्लानेट को गर्म कर रही है। और यही धरती के एटमॉस्फेयर का इस प्रकार लंबी वेवलेंथ की जो अवरक्त इंफ्रारेड किरणें हैं, जो धरती की सतह से परावर्तित होकर बाहर जा रही थी, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेज ने एक आवरण बनाकर रोक लिया है। और इन गैसेज में सबसे बड़ा जो रोल है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा से बनी हुई लेयर है। और इस तरह से धरती का गर्म होना ग्रीन हाउस इफेक्ट है। हमने ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो शब्द का चयन उस हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज से लिया है जो हरे पौधों को कंट्रोल तरीके से विकसित करने के लिए किसी ग्लास या दूसरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के घर में उन्हें पैदा करते थे। वहीं से ये शब्द ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने प्राप्त कर लिया है। क्लाइमेट चेंज का जो मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है वो 1950 से पहले बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थी, लेकिन 1950 के बाद ये लगातार बढ़ने लगी है। और पिछले 2 दशकों में तो ये बहुत तेज बढ़ी है। और पिछले 40 सालों में ज्यादातर ये जो टेम्परेचर की राइज है वो नोटिस हो रही है। और हम 1950 के बेस लाइन से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गए हैं। और 2016 है वो सबसे ज्यादा गर्म साल माना गया। जो ग्लोबल वार्मिंग के क्लाइमेट चेंज के जो की इंडिकेटर हैं वो इस प्रकार हैं। हमारी पूरी धरती पर जमीन और ओशियन, समुद्र के टेम्परेचर में इंक्रीज देखी जा रही है। सभी जगह गर्म मौसम का ताप ज्यादा हो रहा है और ठंडे समय का टेम्परेचर भी उतना ठंडा नहीं है, पहले से ज्यादा है। जो सबसे खतरनाक बात दिख रही है वो समुद्र के जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी है। जो दोनों ध्रुव हैं हमारी धरती पे, जहां सूर्य की किरणें कम पहुंचने के कारण आइस और ग्लेशियर्स हैं, उनमें आइस की कमी हो रही है। और जो हमारे माउंटेन ग्लेशियर्स हैं उन पे बर्फ पिघल रही है। क्लाइमेट चेंज के कुछ और असर दिख रहे हैं कि हमारी जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं और सामान्य मौसम में जो सिवियर चेंजेस हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आने लग गए हैं। अब तूफान, हरिकेन्स ज्यादा आ रहे हैं, गर्म लू के प्रभाव, हीट वेव्स ज्यादा हो रही है, जंगलों में आग ज्यादा लग रही है, सूखे की स्थितियां आ रही है, बहुत सारी जगहों पे बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हो रही है और बाढ़ की स्थितियां आ रही हैं। तो एक साथ धरती के कुछ हिस्सों में अतिवृष्टि से फ्लड पोजीशंस आ रही हैं और बहुत सारी जगहों पर कम बरसात होने से अकाल की स्थितियां पैदा हो रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो वेजिटेशन का जो कवर है वो चेंज हो रहा है, पेस्ट और वीड्स की अमाउंट बढ़ रही है और हमारी सस्टेनेबिलिटी को और फूड सिक्योरिटी को एक गंभीर संकट पैदा हो सकता है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जो टेम्परेचर राइज होने से जो एक्स्ट्रा हीट इंक्रीज हुई है धरती के वातावरण में, उसका अधिकांश हिस्सा ओशियन और समुद्रों ने स्टोर किया है। कुल ऊर्जा का 90% से भी बड़ा हिस्सा ओशियंस ने स्टोर किया है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि हमारे समुद्रों के जो ऊपर की 100 मीटर की जो गहराई है उसमें टेम्परेचर राइज 0.33 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया है। अगर हम आज की स्थिति और 1970 की स्थिति में तुलना करें तो जो ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिक के जो बर्फ की शीट्स थी उनका जो मोटाई है और जो बर्फ की मात्रा है वो लगातार घट रही है। और नासा के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ने ये फोटोग्राफ भी सभी नासा की वेबसाइट से पाए हुए हैं। और वो जो वीडियो जिसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग
वार्मिंग का फिनोमिना कैसे होता है वो समझा है, वो भी नासा की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम नासा की वेबसाइट की लिंक भी आपको दे रहे हैं, जहां आप ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नासा के एक्सपेरिमेंट्स बता रहे हैं कि ग्रीनलैंड में हमने 1993 से 2019 के बीच में 279 बिलियन टन ऑफ आइस हर साल मेल्ट होती हुई पाई है ऑन एन एवरेज। वहीं यही फिनोमिना अंटार्कटिका में 148 मिलियन टन ऑफ आइस हर साल मेल्ट कर रहा है। जो नासा के सैटेलाइट्स की जो ऑब्जर्वेशन है वो बता रही है कि जो हमारे नदन हेमिस्फीयर में पहाड़ों के ऊपर स्नो की जो कवरिंग होती थी वो कम हो रही है और वो ज्यादा जल्दी गर्मियां आने से पहले ही पिघल रही है। नदन हेमिस्फीयर में पोल के पास जो हमारा आर्कटिक सी है, वहां सी के ऊपर जो आइस का थिकनेस है वो एरिया और मोटाई दोनों में तेजी से डिक्लाइन हो रहा है और ये फिनोमिना पिछले 2 दशकों में ज्यादा तेजी से होता हुआ यहाँ दिख रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र जल स्तर का जो लेवल है वो तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 2 दशकों में ये लगभग 8 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया है। और ऐसी प्रेडिक्शन है कि जो आज समुद्र की स्थिति है वो 2030 में यहाँ और 2050 में यहाँ पहुंचकर बहुत सारा कोस्टल एरिया को सबमर्ज कर देगी और हमारी इकोनॉमिक वेल्थ और लोगों की लिविंग पे बहुत एडवर्स इंपैक्ट आने वाला है। पूरे साल में जो टेम्परेचर के वेरिएशंस होते हैं उनमें हाई टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स नंबर में बढ़ रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर इंटेंस भारी रेनफॉल और तेज तूफान और हरिकेन्स आने की जो संख्याएं हैं उनका भी पूरे ग्लोब में इंक्रीमेंट दिख रहा है और क्लाइमेट चेंज के जो बुरे असर हैं वो अब सामने महसूस हो रहे हैं। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण एटमॉस्फेयर में नेचुरल मॉइस्चर की प्रेजेंस है, लेकिन वो हमारे इकोसिस्टम में रीसाइकिल से एक कंट्रोल्ड बिहेवियर है। जो मैन मेड ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण बन रही है, उसमें सबसे प्रमुख फॉसिल फ्यूल का कंबशन है, जिससे हम हमारे वातावरण में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। वातावरण में मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इनकी भी प्रेजेंस ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। जो अप्रोक्सीमेट हमारे अलग अलग कारक हैं ग्लोबल वार्मिंग के, उसमें सबसे बड़ा कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना है, जो निश्चित रूप से फॉसिल फ्यूल के ज्यादा इस्तेमाल करने से और ग्रीन फॉरेस्ट एरिया के डिफॉरेस्टेशन से कमी होने के कारण लगातार बढ़ रही है और ये कुल ग्लोबल वार्मिंग का मैनमेड कारकों में से सबसे बड़ा 64% कारक है। दूसरा बड़ा कारण मेथेन है जो ग्लोबल वार्मिंग के मैनमेड कारकों में 17% शेयर रखता है। जो नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं वो और दूसरी जो गैसेज हैं वो बहुत थोड़ी मात्रा में है, वो बचा हुआ दूसरा कारण बनती है। हम इसी श्रृंखला में एक दूसरी वीडियो में इन सभी ग्लोबल वार्मिंग गैसेज की डिटेल्ड एनालिसिस को समझाया गया है। 1950 के बाद दुनिया के टेम्परेचर में इस तरह की ये जो वृद्धि है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, ये एक एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, मैनमेड वार्मिंग है प्लानेट की, जो ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट का अत्यधिक तीव्र हो जाना है। पिछले दशकों में जो धरती का टेम्परेचर है जो 2016 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इससे सारी दुनिया के लोगों को आने वाले दशकों में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और हमें निश्चित रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए फॉसिल फ्यूल पे अपनी डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। जो सोलर, विंड या हाइड्रो या न्यूक्लियर जो हमारे पावर सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए और हमारा फॉरेस्टेशन करके ज्यादा अमाउंट में कार्बन सिंक डेवलप करने चाहिए और फॉसिल फ्यूल से डेवलप होने वाली हमारी एनर्जी की कंजम्पशंस को कम करने के लिए हमारे सारे अप्लायंसेज और प्रोसेसेस में एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम को भी प्रमोट करना चाहिए। आज की इस वीडियो से हमारी धरती के पर्यावरण और इकोसिस्टम के लिए जो गंभीर चिंता का विषय है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में आपकी समझ अच्छी बनी होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो देखकर आप अपनी विषय समझ को और मजबूत कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।